ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आ रहे तुम्हारे को? अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय होगा। वजूद पर संकट है या भविष्य की फिक्र है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब तक मजबूरी में एकला चलो की राजनीति करने वाले हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब सियासत के नए साथी तलाश रहे हैं। फॉर्मूला है मीम भीम की जुगलबंदी का और मकसद है हिसाब किताब करना उन तमाम नाकामियों का जो करीब 4 साल से उनका पीछा नहीं छोड़ रही। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। अब हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोट का ग्राफ गिरने के बाद अब ओवैसी एक बार फिर सीट बेल्ट बांधकर तैयार है। जोश ऐसा कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मोदी जी आप हारेंगे, आप एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर जाएगा, हरियाणा जाएगा, महाराष्ट्र एमआईएम जीतेगी। ताजा चर्चा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का एआईएमआईएम और नगीना के सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव गठबंधन साथी के तौर पर लड़ सकते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ओवैसी चंद्रशेखर के साथ मिलकर खेल बनाएंगे या फिर बिगाड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का इंतजार है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर का एक साथ आना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और बीएसपी की मायावती के लिए नींद उड़ाने वाला फैक्टर साबित हो सकता है। जिस तरह हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी जाट दलित गठजोड़ बनाकर खेला करने की कोशिश में है, ठीक वही समीकरण बनाने की कोशिश ओवैसी यूपी में कर रहे हैं। अखिलेश के पीडीए के बरक्स मुस्लिम दलित गठजोड़ पर उनका फोकस है। इसके लिए वो लगातार तकरीर कर रहे हैं। जुबा पर हमेशा की तरह है मोदी और मुसलमान। जा रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। ओवैसी एक बार फिर बांटने वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो चंद्रशेखर के साथ मिलकर अखिलेश और योगी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि साल 2022 में ओवैसी ने यूपी में अखिलेश योगी को ललकारा था। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं थे। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, वामन मेश्राम की भारतीय मुक्ति मोर्चा, अनिल चौहान की भारतीय जन क्रांति पार्टी, इसके साथ ही राम प्रसाद कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी के अलावा पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब और आमिर रशीद मदनी के राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किया था, लेकिन वो बुरी तरीके से हार गए। 2022 में एआईएमआईएम ने यूपी में 97 उम्मीदवार मैदान में उतारे। उनमें से कोई भी नहीं जीता और जिन सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा उन पर पार्टी का वोट शेयर
महज 0.49% रहा। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी कई सीटों पर लड़ी थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट पर 5 लाख वोट जुटाकर और बीजेपी के उम्मीदवार को 1.5 लाख वोटों से हराकर चंद्रशेखर यूपी में बढ़ते हुए दलित नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और इसीलिए ओवैसी उनके साथ आने को बेकरार है, क्योंकि देश भर में मुसलमानों के बीच पहचान रखने वाले ओवैसी और दलित वर्ग से निकले युवा नेता आजाद का गठबंधन अखिलेश के मुस्लिम और मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। यही कारण है कि ओवैसी एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट करने में जुट गए हैं। कभी एक देश, कभी एक चुनाव, तो कभी बांग्लादेश पर बोल रहे हैं। ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला, आज मैं बोल रहा हूं, सुनो बेशर्मो, बेगैरतों, झूठ बोलने वालों। अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आ रहे तुम्हारे? हाँ? तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। माशाल्लाह सिराज भी 2 खोल दिया, बुमराह भी कर दिया, मगर बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते। और ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहां पे और दूल्हे भाई से पूछेंगे क्या बोलना है। ओवैसी अभी तक बांटने वाली राजनीति करते आए हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का फिक्स डिपॉजिट मजलिस के नाम नहीं करा पाए। एक के बाद एक मिलती लगातार शिकस्त से भी साफ हो चुका है कि मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहे। सांप्रदायिक सियासत का चौप गियर लगाने के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पतंग की डोर कट चुकी है। 2019 में पार्टी के 2 सांसद थे, 2024 में ओवैसी अकेले रह गए। बात सिर्फ एक सांसद की ही नहीं, हिंदुस्तान की 18% मुस्लिम आबादी की राजनीति करने वाले ओवैसी को आधी फीसदी से भी कम वोट मिला। नेशनल लेवल पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को महज 0.22% वोट मिले। 17.7% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर 0.88% ही रहा। महाराष्ट्र 1.30 करोड़ मुस्लिम आबादी का है, यानी कि कुल आबादी का 11.54%। यहां भी AIMIM का वोट शेयर 0.61% रहा। बीते 4 सालों में ओवैसी ने भड़काऊ बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि ये बात अलग है कि ओवैसी ने हिम्मत नहीं हारी, तभी तो वो अपने भड़काऊ फॉर्मूले पर बदस्तूर जारी हैं। वक्फ के बहाने हिंदू मुसलमान की राजनीति को धार देने में लगे हैं कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है। मोदी पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे, पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे। मस्जिदों को कब्जा कर लो, दरगाहों को खत्म कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, कब्रस्तानों को ले लो और बिल्डिंगें बना दो वहां पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले वक्फ कर दिए, तो मोदी बोल रहे नहीं, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मुत्तहिदा तौर पर इसका मुकाबला करना है, और जब फैसला होगा एहतजाज का तो आप और हम एहतजाज करेंगे नहीं करेंगे? दम से नहीं बोल रहे, एहतजाज होगा, आप साथ देंगे या खाली डीजे के सामने डांसिंग करेंगे? खबरों के मुताबिक हरियाणा चुनाव के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर मोहर लग सकती है। मेन तैयारी तो 2027 की है, लेकिन पहली अग्नि परीक्षा 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ही होगी। वैसे यूपी का उपचुनाव योगी और अखिलेश के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथों में ले ली है, ताकि दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर अयोध्या की हार का बदला लिया जा सके। जिन 2 हॉट सीटों
मिल्कीपुर और कटेहरी योगी और अखिलेश दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल बनी है, वहां ओवैसी और आजाद की जोड़ी किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि दोनों सीटों का जातिगत समीकरण ही कुछ ऐसा है। मिल्कीपुर की बात करें तो यहां 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 22,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम और 55,000 यादव मतदाता है। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में दलित वोट के अलावा मुस्लिम वोटों का भी बिखराव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा हुआ तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। वहीं कटेहरी सीट पर कुल 18,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 4 लाख दलित हैं और 3,70,000 मुस्लिम। इनके अलावा यहां 1,78,000 कुर्मी, 1,70,000 यादव, 1,35,000 ब्राह्मण और करीब 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। ओवैसी और आजाद ने अगर यहां भी उम्मीदवार उतारा तो चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। ओवैसी और आजाद जीते या ना जीते, लेकिन अखिलेश और मायावती का खेल बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि ओवैसी हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए, और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको। चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस तरह ओवैसी यूपी में अखिलेश और मायावती की टेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी वो अपनी सियासत का आधार तलाश रहे हैं। महाविकास आघाड़ी से अभी तक गठबंधन न होने के बाद ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया, जिससे एमवीए की टेंशन बढ़ गई। हालांकि सही मायनों में तो महाराष्ट्र में भी ओवैसी अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को एक और विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। 2019 में पार्टी ने जिस औरंगाबाद सीट पर जीत हासिल की थी, वहां इस बार ओवैसी के कैंडिडेट की हार हुई। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबादी भाईजान अभी से जुट गए हैं। निशाना सीधे मोदी पर साध रहे हैं। जाकिर नाइक का जिक्र करके पीएम मोदी की नकल उतार रहे हैं। सारी दुनिया में मोदी जाते हैं, जहां कोई मुस्लिम मुल्क मिला, मुस्लिम मुल्क चले गए, ऐसा मिलते उससे या हबीबी, उन्हें भी बोलना ओफो क्या मिल रहा भाई। मगर हमारे उन भाइयों को नहीं मालूम कि हमारी खबर खोद दे रहे यहां पर। अच्छा, अब एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने एक वीडियो डाल दिए। अब आरएसएस वाले बोल रहे, उन्होंने बोले तो तुम नहीं बोलते। मेरे सामने बोले, कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले, उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? बोले आप नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोलूं? बोलो, जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो, जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। नहीं, उन्होंने मलेशिया में बोले तो मैं क्या बोला? मेरा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे भारत को थोड़े दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे। मोदी कैसा मिले? लग जा गले। उनको बोलना था कान में, उसको जरा भिजा दो है इंडिया को, उसको नहीं बोले। अच्छा, अनवर इब्राहिम भी बड़े चालाक हैं, उनको गाना गाओ बोले तो अनवर इब्राहिम जो है दिल्ली में गाना क्या गाए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं बोला ओहो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना अनवर इब्राहिम।
2019 में महाराष्ट्र और 2020 में बिहार में शानदार प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को पूरे देश में विस्तार देना चाहते हैं। लेकिन पहले पश्चिम बंगाल में मामले ने उनका खेल खराब किया, फिर उन्हें यूपी, उत्तराखंड के बाद राजस्थान, एमपी और कर्नाटक में भी जोर का झटका लगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न। असल में ओवैसी मुसलमानों की